हाँ बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9 में नागरिक शास्त्र विषय में पाठ 3 लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, इसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपको ध्यानपूर्वक सुनने के साथ साथ जो बातें हम बता रहे हैं ये अपनी रफ डायरी में नोट भी करेंगे। पीडीएफ तो हम भेजेंगे, किंतु कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वीडियो में पढ़ाते समय बताई जाती हैं, वो पीडीएफ में नहीं आ पाती हैं। इसलिए कुछ मुख्य बिंदुओं को पेन से अपने रफ कॉपी में नोट भी करते जाएंगे। जैसा कि पाठ का नाम है लोकतंत्र और विविधता। ये पाठ का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि संसार में आजकल लोकतंत्र का ही बोलबाला है और प्रत्येक देश में लोकतंत्र के विभिन्न आयाम हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि सबसे पहले पुराने समय में, यानी प्राचीन समय में जब हमारा देश भी गुलाम था, इस प्रकार से अनेक देश गुलाम थे और ब्रिटेन जो देश है यूरोप महाद्वीप का, जिसका नाम इंग्लैंड भी है और उसको यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, उसका एक छत्र राज विश्व के अधिकांश देशों पर था। यानी लगभग 80% देशों पर इंग्लैंड का ही शासन चलता था। कुछ देश या छोटे प्रदेश अन्य यूरोपीय देशों के अंडर में भी चलते थे। यानी जो देश शासन करता था वो साम्राज्यवादी देश कहलाता था और जिन देशों पर शासन होता था वो उस देश के उपनिवेश कहलाते थे। इसी प्रकार हमारा देश भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। तो हमें ये जानना है कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र क्यों है। ये पाठ मैंने आपको पहले भी कक्षा 9 में पढ़ाया था, पहला पाठ, उससे संबंधित ही ये विश्व के लिए बताया गया है। इसमें विश्व के अनेक देशों का छोटे छोटे उदाहरण देकर के वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से लोकतंत्र होने के साथ साथ भी विविधता हमें देखने को मिलती है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। डेमोक्रेसी इज द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। यानी लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए शासन है, ये हिंदी में। डेमोक्रेसी इज द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये भी अंग्रेजी में ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र को कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है। और यह डेफिनेशन सबसे पहले यूएसए के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब्राहम लिंकन अपने बचपन से ही बड़े गरीब परिवार में पला था, किंतु उसने यूएसए के राष्ट्रपति बनने के लिए शुरू से ही अपने ज्ञान को उधर बढ़ाया। उसे बड़ा शौक था राष्ट्रपति बनने का, तो उसका मन भी उधर ही था। उसने भरसक मेहनत भी करी और वह दीवारों पर या घर पर जाकर भी कापियों में, किताबों में, यहाँ तक कि वो कपड़ों पर भी राष्ट्रपति ही लिखता रहता था। और उसके साथ साथ वो उतनी मेहनत भी करता था और मेहनत करने का नतीजा ये हुआ कि उस समय वो यूएसए का एक राष्ट्रपति पद को सुशोभित भी किया, यानी वो राष्ट्रपति बना। तो बच्चों, जैसे हम मेहनत करते हैं और हम कोई अपना उद्देश्य लेके चलते हैं, तो जो हमारा उद्देश्य तभी सफल होगा जब हम उस उद्देश्य के अनुसार काम भी करें। ऐसा ही मेहनत करके उसने अपने को राष्ट्रपति बना करके दिखाया। गरीब परिवार होने के नाते भी कितने ऊंचे पद पर पहुंचा, सुपर पावर, देश का राष्ट्रपति बना। तो इस प्रकार से लोकतंत्र अनेक देशों में व्याप्त है, किंतु उनके अनुसार उनमें विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। जैसा कि हमारा देश भारत देश है, इसमें
अनेक धर्मों, अनेक जातियों, अनेक पंथियों के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, पारसी, ये सभी प्रकार के लोग रहते हैं, किंतु हमारे संविधान में सबको समानता की दृष्टि से देखा गया है। चाहे वो अल्पसंख्यक हों, बहुसंख्यक हों, सबको समान दर्जा दिया गया है। ये एक भारत का ही संविधान ऐसा है जिसमें समानता पाई जाती है, यानी सभी लोगों को समान दृष्टि से देखा था, सबके लिए नियम और रूल्स बराबर हैं। किंतु कुछ देशों में ऐसा नहीं है, और कुछ देशों में तो मैं आपको जो उदाहरण दे रहा हूँ इस समय, ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है मैक्सिको। तो मैक्सिको देश में मैक्सिको नाम का एक सिटी भी है, शहर भी है। उस मैक्सिको सिटी में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर 1968 ईस्वी में, जैसे लिखा हुआ है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, तो ये मैक्सिको ओलंपिक की कहानी मैं सुनाने आपको जा रहा हूँ। मैक्सिको सिटी में 1968 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, और उसमें मैक्सिको में ही रहने वाले 2 खिलाड़ी जो अश्वेत थे, वहाँ पर रंग भेद की नीति चलती है, हमारे यहाँ नहीं चलती। तो वहाँ पर रंग भेद की नीति के अनुसार गोरे और काले, श्वेत और अश्वेत। तो श्वेत लोग कौन होते हैं? अंग्रेज, गोरे होते हैं वो, सफ़ेद चमड़ी वाले होते हैं, और अश्वेत थोड़े काली चमड़ी वाले होते हैं। तो अश्वेत और श्वेत का वहाँ रंग भेद नीति चल रही थी। अश्वेत लोग अपने को ये दिखाना चाहते थे कि हम गरीब जरूर हैं, किंतु गरीब होने के नाते हमें समाज से अलग ना समझा जाए, हम भी समाज के एक अंग हैं। और उन 2 श्वेत और अश्वेत के रंगभेद की नीति में जो खिलाड़ी खेल चले ओलंपिक 1968 में, उसमें 2 अश्वेत खिलाड़ी, जिनमें पहले का नाम था टॉमी स्मिथ और दूसरा था जॉन कार्लोस। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस नाम के 2 अश्वेत खिलाड़ियों ने उस 1968 में हुई ओलंपिक खेलों में प्रथम और तृतीय स्थान प्राप्त करके गोल्ड पदक यानी और एक कांस्य पदक, दोनों पद प्राप्त किए। और इन दोनों पदों को जीतने वाले वहाँ के ही अश्वेत खिलाड़ी थे। तीसरा जो रजत पदक बीचा बीच का, तो रजत पदक जीतने वाला जो व्यक्ति था वह श्वेत रंग का था, और वह ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था, जिसका नाम था पीटर नॉर्मन। तो ये पीटर नॉर्मन ने रजत पदक प्राप्त किया, टॉमी स्मिथ ने गोल्ड पदक प्राप्त किया, जॉन कार्लोस ने कांस्य पदक प्राप्त किया। और इस प्रकार जब वहाँ पुरस्कार वितरण समारोह हो रहा था, तो उस पुरस्कार वितरण में इन अश्वेत खिलाड़ियों ने, या इसके संग में जो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था पीटर नॉर्मन, ये श्वेत खिलाड़ी था, इन्होंने समाज में जो विभाजनता थी उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का ये प्रयास किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने जो अश्वेत खिलाड़ी थे दोनों, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, टॉमी स्मिथ ने अपने पैरों में जूते नहीं पहने, केवल मोजे पहन करके पुरस्कार वितरण में अपना पुरस्कार लेने को गया। और उसके साथ साथ उसने विरोध जताने के लिए काले दस्ताने पहने थे और गले में एक मफलर डाला था काले रंग का, यानी विरोध जताने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताने के लिए कि ये विभाजन ऐसे सही नहीं है, उन एक ही रंग को वरीयता देना ये भी सही नहीं है। तो ऐसा वहाँ हो रहा था, उसका विरोध जताया उन्होंने। और दूसरा जो खिलाड़ी था जॉन कार्लोस, इसने क्या किया, गले में काले मनकों की माला पहन करके और ये विरोध जताने के लिए अपना पुरस्कार लेने गया। और उसके बाद जो तीसरा खिलाड़ी था
पीटर नॉर्मन, इसने जो है इन दोनों खिलाड़ियों का स्वागत किया, इनके साथ रहा और इनका समर्थन किया। किंतु रंग भेद की नीति के चलते हुए इन तीनों खिलाड़ियों को पनिशमेंट दिया गया। पनिशमेंट क्या मिला कि जो ऐसे दोनों खिलाड़ी थे, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लेस, इनके पुरस्कार वापस ले लिए गए। तीसरा जो खिलाड़ी था, ये पीटर नॉर्मन, जो ऑस्ट्रेलिया का था, इसको आगे आने वाले ओलंपिक खेलों में ऑस्ट्रेलिया ने खेलने से बाहर कर दिया, यानी आगे आने वाले ओलंपिक में इसको खेलने के लिए मनाही हो गई। तो इस प्रकार से तीनों को दंड तो मिला, किंतु इन्होंने अपने हौसले बुलंद करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को जाहिर कर दिया कि किसी भी देश में रंग भेद की नीति या सामाजिक भेदभाव की नीति बर्दाश्त नहीं होगी। इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा करके इन्होंने सभी देशों के लोगों को यह बता दिया। तो इस प्रकार से मैक्सिको में जो खेल हुए, इससे हमें विश्व के मंच पर इस प्रकार के बात को रखना, ये हर एक के बस की बात नहीं थी। इसके बाद हम चलते हैं सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। अब ये सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कहाँ चलती है? ये समाज से चलती है। जब किसी देश में कई प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग रहते हैं, तो उसमें कुछ व्यक्ति अपने को सुपर मानते हैं और कुछ व्यक्ति जो सुपर मानते हैं वो गरीब या कमज़ोर वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उनको अपने साथ लेकर के नहीं चलते। और कहीं कहीं तो किसी देश में ऐसा होता है, जैसे कि श्रीलंका का मैं उदाहरण देता हूँ कि श्रीलंका में सीली लोगों को वरीयता दी जाती है और तमिलों या ईसाइयों या मुस्लिमों को वरीयता नहीं दी जाती। कोई भी वहाँ कानून बनता है वो सीलियों के लिए बनता है, अन्य तमिलों को, मुस्लिमों को, ईसाइयों को पीछे छोड़ देते हैं, उनकी मांगों को भी नहीं माना जाता। तो ऐसे में समाज में विभाजन हो जाता है। तो इस प्रकार से अनेक देशों में, बेल्जियम का उदाहरण देता हूँ आपको, बेल्जियम में भी अनेक धर्मों के लोग रहते हैं किंतु समानता के रूप में रहते हैं। तो श्रीलंका और बेल्जियम का पाठ भी मैंने आपको पढ़ाया था पहला। तो श्रीलंका बेल्जियम में अंतर है, एक जैसे विभिन्न समुदायों के लोगों में वहाँ एक समानता पाई जाती है और श्रीलंका में विभिन्न लोगों के, विभिन्न जाति धर्मों के लोगों में विषमताएं पाई जाती हैं, उनको समानता की दृष्टि से नहीं देखा जाता। ठीक इसी प्रकार समाज में भी कुछ दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, कमज़ोर वर्ग, इनको कहीं कहीं पर मान्यता नहीं दी जाती, इनकी मांगों को नहीं माना जाता। किंतु इसके विपरीत हमारे देश में इन सबको भी समान दृष्टि से देखा जाता है। हमारा संविधान इस प्रकार का बना हुआ है, जो संसार का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। वो कठोर संविधान भी है, वो लचीला संविधान भी है। तो उसमें सभी धर्मों और जातियों के लोगों को समानता का दर्जा दिया गया है। कमज़ोर वर्ग के लोगों को बराबर का दर्जा लाने के लिए उसमें उनको आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। जब सरकार हमारी बनी तो पहली सरकार आम चुनाव, अंतिम सरकार तो 1947 से ही बन गई थी और 5 वर्ष तक अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। 1952 में पहले आम चुनाव हुए और आम चुनावों के बाद जो पहली सरकार बनी उसमें अल्पसंख्यकों के लिए उनको बराबर का दर्जा ऊपर उठाने के लिए, कमज़ोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और उन्हें 21% आरक्षण दिया गया। तब से 10 वर्ष के लिए वो दिया गया था, किंतु जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ती रही तो वो उस 10 वर्ष को फिर आगे बढ़ाती चली गई, जो आज भी वर्तमान में वो लगातार जारी है आरक्षण। बीच में पिछड़े वर्ग की मांग भी की गई, तो पिछड़े वर्ग को भी विश्वनाथ सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इसको 27% कोटा दे करके पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण दिया। तो इसी प्रकार से अल्पसंख्यक
वर्ग के लिए भी किसी किसी प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब हमारे देश में कमज़ोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए है ये, तो ये सबको एक जैसा करने के लिए संविधान के दायरे में रहकर हम उनको इस प्रकार का लाभ दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से अब मैं आपको चलता हूं विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव कब आता है? कहीं कहीं पर जब हम ये देखते हैं, मैं एक उदाहरण आपको दूंगा बाद में, पहले बता रहा हूं कि विभिन्नताओं में टकराव कहाँ आता है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि किसी किसी देश में विभिन्न प्रकार की जाति और धर्मों के साथ अन्याय होता है। जो कमज़ोर होते हैं, संख्या में कम होते हैं, तो उनके आवाज़ को दबा दिया जाता है। वो अपने हक को मांगते हैं तो उनको दिया नहीं जाता। श्रीलंका में भी ऐसा ही होता है। तमिल जाति को वहाँ पर कोई वरीयता नहीं दी जाती। बहुत बड़ा संघर्ष चला, कई वर्षों तक संघर्ष के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, किंतु वहाँ पर फिर भी विभिन्नताओं में बटा हुआ है। यानी उसको ईसाई को, मुस्लिमों को वरीयता नहीं दी जाती, तमिलों को वरीयता नहीं दी जाती, उनकी मांगों को माना ही नहीं जाता। तो बाद में उनके जो नेता थे, जब वो मर गए तो उसके बाद में ठंडा पड़ गया। तो इस प्रकार से विभिन्न देशों में इस प्रकार की पाई जाती है कि हम विभिन्नताओं में बैठे हैं तो उनको ऊंचेपन से, ऊंचा है या नीचा है, ये कम पैसे वाला है, ये अधिक पैसे वाला है, यानी कई प्रकार के इस तरह बांट देते हैं। जैसा कि इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। हमारे देश में भी बहुत सारी सरकारी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पर EWS यानी 30 मीटर का मकान, 60 मीटर का मकान, या फिर 100 मीटर का मकान, 200 मीटर का मकान, इस प्रकार के प्लॉटिंग होकर मकान बनते हैं। तो जो बड़े प्लॉट वाले मकान वाले होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये एक कमरे वाला जो मकान है ये तो बहुत कमज़ोर वर्ग का आदमी है, इससे हम बात करना नहीं चाहते। तो पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, उसको पता निकालने की आवश्यकता ही नहीं, बोलता ही नहीं उससे, क्योंकि उसे इस प्रकार की हीन भावना से देखता है कि ये मेरे स्तर का नहीं है। अब गांव में फिर भी बहुत बड़ी समानता मिलती है, कई धर्मों के लोग रहते हैं, जातियों के रहते हैं, किंतु किसी भी व्यक्ति से गांव के किसी व्यक्ति के बारे में पूछो तो वो तुरंत बता देता है कि इस प्रकार का व्यक्ति है वो, उसका नाम क्या है, उसके बेटे का नाम क्या है, वो क्या करता है, वो कहाँ रहता है, कैसा है। तो गांव में विभिन्नताओं में भी एकता है, किंतु शहरों में जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं उनमें इस प्रकार की विभिन्नताएं बटी हुई हैं कि लोग एक दूसरे को द्वेष की भावना से देखते हैं। यदि किसी के घर में कोई चोर आ जाए और वो शोर भी करे तो वो नहीं सुनते, अपने घर से नहीं निकलते। मोहल्ले में फिर भी इस प्रकार की बातें होती थी कि एकता का भाव होता था। यदि मोहल्ले में कोई चोर लुटेरा आ जाए तो एक बार से आवाज़ लगा कर सारा मोहल्ला इकट्ठा करके उसका मुकाबला करता था। ऐसा ही गांव में और ज़्यादा बढ़िया कि अगर बाहर भी निकल जाए चोर डकैत या लुटेरा तो उसको घेर लेते हैं, खेत में जाके भी घेर लेते हैं, फायरिंग भी होती है दोनों तरफ से, तो लुटेरा को भागना पड़ता है। अगर किसी की भैंस या पशु खोल लिया तो उसे छोड़ के भागना पड़ता है, यदि किसी का सामान ले गए तो उसे भी छोड़ के भागना पड़ता है, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। तो हमें इस प्रकार से मैं बता रहा था कि विभिन्नताओं में सामंजस्य भी बैठा सकते हैं और हमें टकराव की स्थिति भी आ सकती है। अब जहाँ हम एक दूसरे से बोलना पसंद ना करें, एक दूसरे की सहायता ना करें, एक दूसरे का सहयोग ना करें, तो वहाँ टकराव की भावना है, वहाँ हम अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे अलग होने पर जो तीसरा व्यक्ति है वो फायदा उठा लेता है। किंतु जहाँ सामंजस्य की भावना है, जहाँ एकता की भावना है, सहयोग की भावना, वहाँ पर हम मार नहीं खाते और हम दुश्मन को भगा देते हैं, उस पर हावी हो जाते हैं, उसको जड़ से मिटा देते हैं। तो इस प्रकार से हम बताने जा रहे थे कि विभिन्नताओं में सामंजस्य भी बैठा सकते हैं हम, और विभिन्नता में हम टकराव की स्थिति भी ला सकते हैं।
ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम जैसा दूसरों के प्रति सोचेंगे, हम दूसरों के प्रति अच्छा सोचेंगे, उसके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, तो दूसरे लोग भी हमारे प्रति अच्छा व्यवहार अवश्य करेंगे, सोचेंगे। यदि हम दूसरों से विद्वेष की भावना रखेंगे तो दूसरे भी हमसे अवश्य विद्वेष की भावना ही रखेंगे। इसका मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ आगे। बुल्गारिया, रोमानिया और भारत। बुल्गारिया भी एक देश है, यानी रोमानिया भी एक देश है। पूर्वी यूरोप में ये देश हैं। यहाँ पर बुल्गारिया का मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति है जिसका नाम है गणेश। वो अपनी एक माता ही से पूछता है, क्योंकि बताता है वो अपनी कथनी बताता है थोड़ी सी बुल्गारिया की, कि बुल्गारिया के देश में कैसा होता है। तो ये कहानी थोड़ी सुना रहा हूँ मैं, सुनने लायक है। उसने बताया अपनी माता को, बुल्गारिया में उसने कहा कि वहाँ पर जो मरीज आते हैं अस्पताल में, वे कितने गंदे लोग होते हैं कि वो आकर के डॉक्टर से लड़ते हैं, दीवारों पर थूकते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, पैसा उनके पास होता नहीं है, वो किसी अन्य व्यक्ति के पैसे से इलाज कराते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति, एक नर्स से उनका भेंटा पड़ जाता है, और नर्स जब उनका इलाज करती है तो वो उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गालियां देते हैं, और यहाँ तक कि दीवारों पर थूकते हैं। तो इस प्रकार के व्यवहार से वो नर्स परेशान हो जाती है। ये बुल्गारिया का उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। और उसके बाद में वो इलाज करा के वहाँ से निकल जाते हैं और पैसा नहीं देते। इस प्रकार के समाज के लोग होते हैं। ठीक इसी प्रकार से मैं अब रोमानिया का उदाहरण देता हूँ। रोमानिया देश में भी इस प्रकार का कुछ व्यक्ति आते हैं जो दबंग होते हैं, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, किंतु उनके पास पैसा होता है और वो पैसा अपने काम में लगाते हैं। किंतु एक दूसरे समुदाय के लोग भी रोमानिया में इस प्रकार के होते हैं जो अपने बच्चे के इलाज कराने के लिए उन पर पैसा नहीं है। एक महिला आई अस्पताल में, नर्स के पास आई, और उसके बच्चा होने वाला था। उसके 2 बच्चे पहले से ही थे, गरीब थी, पैसा नहीं था उसके पास। वो जब अस्पताल में आई तो उसने नर्स से भेंट की और वो वहाँ भर्ती हो गई। उसके बाद में उसके हुआ लड़का, लड़के को जन्म दिया, 3 बच्चे हो गए। पैसा नहीं है उनके पास, किंतु फिर भी वो विनम्रता का भाव लेकर के वहाँ भर्ती हुई। उसकी लोगों ने सहायता की, वो विनम्रता से बोली, नर्स से भी विनम्रता से बोली, डॉक्टर विनम्रता से बोली, और उसकी लोगों ने सुनी तो उसकी सहायता की और वो वहाँ से चली गई। इस दोनों प्रकार की कहानियाँ जब गणेश अपनी माता को सुना रहा था तो उन्होंने कहा कि इन दोनों में क्या अंतर है, बताइए माता जी। उनकी माता ने उनको समझाया कि देखिए, कहीं कहीं पर विभिन्नताओं में भी एकता होती है और कहीं कहीं पर एकता में भी विभिन्नता हो जाती है। ये सामाजिक विभाजन है, समाज में घटने वाली घटनाएं हैं। तो इस प्रकार से अब हम भारत में आते हैं। तो भारत में सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को संविधान के द्वारा बराबर की मान्यता दी गई है। यहाँ तक कि एक जहाँ हम कहते हैं अच्छाइयाँ हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, उनको लोग उजागर नहीं करते, संविधान में उजागर नहीं करा। किंतु अब वो हमारे सामने देखने को आ रही हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में परिवर्तन हो जाता है, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में आ जाता है, तो ये बुराई भी है। एक धर्म लालच देके दूसरे धर्म को हावी कर लेता है। जैसे कि पहले भी हमारे देश में जब आज़ाद नहीं था तो ईसाई लोग हमारे हिंदू और मुस्लिम धर्मों को अपने धर्म में परिवर्तन करने के लिए पैसे देते थे, ईसाई धर्म के विद्यालय खुलवाते थे, फ्री शिक्षा देते थे, अंग्रेजी शिक्षा देते थे, जिससे कि वो ईसाई बन जाएं। तो ऐसा आज भी हमारे देश में चल रहा है। तो ये कुछ बुराइयां पैदा हो जाती हैं, किंतु फिर भी हमारे देश में फिर भी इतना अन्य देशों की तुलना में विभिन्नताओं में एकता का समावेश किया गया है।
तो ठीक हम आपको इस प्रकार से ये पाठ मैंने पढ़ाया बच्चों, जो मैंने आपको बताया लोकतंत्र और विविधता, यानी लोकतंत्र के साथ विविधता भी जरूरी है, और विविधता में लोकतंत्र कैसे पनपता है या कैसे सफल हो सकता है, ये मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा माध्यम से आपको बताया। अब मैं आशा करता हूँ कि आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो मैंने आपको बताया उन वीडियो को सुनेंगे। इसका जो PDF का काम है, ये आपको काम लिखने का कुछ ज़्यादा होता है, तो PDF का काम पहले मैं आज आपको भेजूँगा बहुविकल्प और अति लघु प्रश्न, और दूसरा जो PDF भेजूँगा आपको वो भेजूँगा लघु और दीर्घ प्रश्न। तो ठीक इसकी वीडियो एक ही रहेगी और PDF इसकी 2 होंगी, तो 2 बार में PDF भेज जाएगी, क्योंकि आपको लिखना काम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा। तो बच्चों ध्यानपूर्वक याद करेंगे और परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम भी मैं आपको 1-2 दिन में भेजने वाला हूँ, लगभग पूरा ही हो चुका है, एक आध पाठ रह गया है, तो उसको आप ध्यानपूर्वक लिखते रहें और कापी पूर्ण करते रहें। जिस दिन स्कूल खुलेगा तो आपके रजिस्टर जरूर देखे जाएंगे, इसलिए कोई बच्चा ये ना सोचा कि हम लिखे नहीं, अपने रजिस्टर बनाए रखें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, ओके।